Hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir and we are continuing court related knowledge, or you can say court or job related awareness for the examination of Jammu and Kashmir High Court's junior assistant. So this is our lecture 4th and we are continuing with the organization and establishment of and working and jurisdiction, powers and functions and so on of High Court. So by today we'll try to complete the topic of High Court, and after that we'll be moving towards the systematic knowledge of High Court. Be it the systematic knowledge of High Court, उसमें आप प्रोसिक्यूशन ले लीजिए, उसमें आप रजिस्ट्रार ले लीजिए, ठीक है, जो मेन इंजन है, ठीक है, उन सारे इंजन्स को हमने पढ़ना है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. कल हमने ज्यूरिसडिक्शन शुरू तो नहीं किया था, बट ज्यूरिसडिक्शन को टच दे दिया था, ठीक है जी. ज्यूरिसडिक्शन क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ. सॉरी ज्यूरिसडिक्शन क्या चीज है ये मैं आपको बिल्कुल समझा चुका हूँ वाज़ेह तौर पर, ठीक है जी. तो मुझे नहीं लगता इसको वापस दोबारा से दोहराने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहेंगे तो फिर पहुंचेंगे कहीं नहीं, ठीक है जी. ओके, जुरिसडिक्शन भी पढ़नी है और पावर भी पढ़नी है हाई कोर्ट की. जुरिसडिक्शंस कौन कौन सी है? जुरिसडिक्शन क्या होती है? हद हुदूद मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी, कि हाई कोर्ट की हद कहाँ कहाँ तक है, किस किस लिमिट तक हाई कोर्ट काम कर सकता है. दोबारा से बता देता हूँ, ये इंडिया है, ये जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, राजस्थान है. सबका अपना अपना एक हाई कोर्ट है. एग्जाम्पल, ठीक है. तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट की हद यहाँ तक है. यहाँ तक जो भी केसेस आएंगे इस लिमिट के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर, वो केसेस कौन देखेगा? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है जी. ये होती है जुरिसडिक्शन, कि आपकी हद, आपका लेवल ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, आप कहाँ तक एज ए जज जो है आप अपनी सर्विस जो है अमल में ला सकते हैं. आप लोगों के केसेस को सुनने का अमल जो है आप कर सकते हैं. किस हद तक, किस लेवल तक, ठीक है जी. इसमें हमारे पास 4 जुरिसडिक्शन है: ओरिजिनल, रिट, एपीलेट, सुपरवाइजरी. फिर ये पावर्स है: कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल. ये तीनों पावर्स में आ जाता है. ये 4 हमारे पास जुरिसडिक्शंस है. ये तो सेमी जुरिसडिक्शन और सेमी काइंड ऑफ पावर भी है, ठीक है. चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से. ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि वो पावर सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं है. ऐसा केस जिसमें पावर आपको दी गई है और अगर कोई मसला होता है सॉरी, ये संकेत है कि सर्दियां आ गई है ना. तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या बताता है कि आपकी किस किस हद तक, कहां तक आपकी पावर है काम करने की, या फिर कौन कौन से केस सुनने की आपकी पावर है. ये आ जाता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. सब चीजें पढ़ा चुका हूं, ठीक है जी. इट मींस द पावर, okay, it means the power of High Court to hear dispute in first instance not by way of appeal. It extends to the following heads, ठीक है. इसका मतलब ये हो गया कि पहले इंस्टांस में कौन कौन से केसेस हैं जो आप सीधा जाकर हाई कोर्ट में दायर करोगे. ऑन द फर्स्ट इंस्टांस आप हाई कोर्ट जाओगे, अप्रोच करोगे. ऐसे केसेस जिनको आप सीधा हाई कोर्ट में ही दायर कर सकते हो, उन केसेस को सुनने की जो ताकत है वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर आ जाती है किसी भी हाई कोर्ट की, ठीक है जी. ये चीज याद रखनी. कौन कौन से मैटर्स ऑफ एडमिरलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है जी. मैटर ऑफ एडमिरलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोई ऐसा केस जिसको कोई और लोअर कोर्ट एडमिट ना करती हो, ठीक है जी, या रिफ्यूज कर दिया हो एडमिट करने से किसी केस को लोअर कोर्ट,
वो वाले केसेस। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब तौहीन अदालत, हाई कोर्ट की तौहीन अदालत करोगे तो हाई कोर्ट की तौहीन अदालत हाई कोर्ट के अंदर ही सुनी जाएगी, या फिर हाई कोर्ट के अंदर ही उसके खिलाफ केस जो है दायर होगा, लोअर कोर्ट में नहीं होगा। तो इसलिए फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट कौन सा आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है। ठीक है। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एमएलए के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है या एमपी के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, मतलब सॉरी एमएलए इलेक्शन के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, एमपी इलेक्शन के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, एमएलए और एमपी के रिलेटेड नहीं, उनके पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, उनके इलेक्शन के रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है वो भी कहाँ डायरेक्टली हाई कोर्ट में सुना जाएगा, पर्टिकुलर उसी स्टेट के हाई कोर्ट में जिस स्टेट के अंदर इलेक्शन का डिस्प्यूट बना होगा। अगर तो डिस्प्यूट 2 स्टेट्स में है 3 स्टेट्स में है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है ना केस फाइल किया जाएगा। रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर और एक्ट ऑर्डर्ड और डन इन रेवेन्यू कलेक्शन, जब रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, टैक्स कलेक्ट हो रहा है, महसूल कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, और उस कलेक्शन में मान लीजिए कोई जाती हो गई, कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो उस रिलेटेड भी केस कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट सीधा। अब लोअर कोर्ट भी केस नहीं करोगे, अब सीधा हाई कोर्ट में जाकर केस दायर करोगे, ठीक है जी। मान लीजिए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी हद से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है, मतलब क्या हो गया कि अगर उनको 10,000 टैक्स लेना था वो 50,000 ले रही है, ठीक है। जब गवर्नमेंट अपनी हद से ज्यादा टैक्स जो है वो वसूले लोगों से, तो उसका केस कहाँ जाएगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट में, और कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी, ना मानी जाएगी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन है, ये आपने सुप्रीम कोर्ट में नहीं पढ़ा होगा डायरेक्टली इन द सेंस कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं पढ़ा होगा, इस चीज को आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर पढ़ेंगे। बात आ रही समझ, कहाँ पढ़ेंगे, रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर पढ़ेंगे, मैक्सिमम ऐसा होता है। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है केसेस की, ठीक है जी। हाई कोर्ट बच्चे मच्छर मॉस्किटो को फिर मारना भी पड़ता है, तो हाई कोर्ट क्या करता है, वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, किसी के फंडामेंटल राइट को अगर ब्रीच किया जाता है, उसके अगेंस्ट कोई कदम उठाया जाता है, तो हाई कोर्ट क्या करता है, डायरेक्टली उस पर कॉग्निजेंस लेता है, केस वहां पर दायर किया जाता है। केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स ओन फाइल। सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है हाई कोर्ट कि आप कुछ केसेस जो है मेरे पास ट्रांसफर कीजिए, और वो केस किसके रिलेटेड हो सकता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड हो सकता है। क्या होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, समझाऊंगा, या फिर कोई और केस भी हो सकता है। ऐसे ही इसी रिलेटेड एक रिट पास की जाती है, कौन सी रिट है वो आपने बतानी है, रिट्स तो आगे पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन जिसको पता है वो बताएगा। ऐसे ही इससे सिमिलर एक रिट है मिलती जुलती, जिसमें हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कहता है कि भाई वो केस मेरी तरफ ट्रांसफर कर दे, तेरे वास की नहीं, मैं खुद देखूंगा, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को हाई कोर्ट ऑर्डर करता है, उस मैटर में ऑर्डर करता है, उस केस में ऑर्डर करता है कि भाई आप फलां केस मेरे पास भेज दो, क्योंकि उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन, जरा इसको देखते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या मतलब, क्या हो गया, देखिए इंटरप्रिटेशन का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि आप किसी चीज को पढ़ते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे, तो जो उसको समझेगा, जो उसको मान लीजिए, देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको पर्सनल मत लेना, ठीक है जी। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बॉल, ठीक है। आप कोई इंग्लिश जानने वाला होगा वो पढ़ेगा तो देखिए बोलेगा कि ये गेंद है। अब जो इंग्लिश जानने वाला नहीं होगा वो बॉल पढ़ेगा तो वो सोचेगा सर वाला बॉल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इंग्लिश जानता है वही इसको इंटरप्रेट कर पाएगा अच्छे से, ये मतलब होता है इंटरप्रिटेशन का मतलब किसी चीज को पढ़ के उसका असली मीनिंग समझना, उसको
उसका असली मीनिंग समझना, उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ठीक है, या फिर उसका असली निचोड़ निकाल कर लोगों के सामने रखना, उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड और लोअर कोर्ट में ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड हो जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोई ऐसा हिस्सा है जिसको हाई कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट इसको अच्छे से क्या नहीं कर पाएगा, इसका अच्छा जो इसका असल मीनिंग है उसका निचोड़ निकाल कर लोगों को नहीं बता पाएगा, लोगों को पार्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो हाई कोर्ट क्या करता है, कहता है भाई केस मेरे पास भेजो, मैं खुद देखूंगा और मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन है उसको खुद इंटरप्रेट करूंगा, उसको खुद लोगों को सुनाऊंगा पढ़कर, उसका असली मतलब निकाल के निचोड़ निकाल के केस के रिलेटेड लोगों को बताऊंगा केस पे ये फैसला हो सकता है, ठीक है जी। ऐसा केस ट्रांसफर करने के लिए बोल सकता है हाई कोर्ट लोअर कोर्ट। The four high courts, that is Calcutta, Bombay, Madras and Delhi high courts, have original civil jurisdiction in cases of higher value. याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया के अंदर 4 हाई कोर्ट्स हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली। ये 4 हाई कोर्ट्स वो हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास सिविल सिविल मैटर्स के लिए भी, मतलब जमीन के सिविल मैटर्स हो गए, ठीक है, प्रॉपर्टीज या कोई और सिविल मैटर है, सिविल मैटर्स के रिलेटेड भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब सीधा ही सिविल मैटर्स उनके पास दायर किए जाएंगे, लेकिन वो सिविल मैटर्स हायर वैल्यू के साथ रिलेटेड होने चाहिए, हायर वैल्यू के होने चाहिए, मतलब मान लीजिए 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हायर वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी है, तो इन 4 कोर्ट्स में आप डायरेक्टली जो है केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये 4 कोर्ट्स इंडिया के ऐसे कोर्ट्स हैं जिनके पास डायरेक्ट ये पावर है कि अगर हायर वैल्यू मतलब किसी महंगी चीज के ऊपर कोई मवाद हो जाता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाकर केस दायर कर सकते हो, सिविल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास हायर वैल्यू वाली चीजों के लिए, ठीक है। इन 4 हाई कोर्ट्स के पास ये चीज याद रखना। रिट जुरिस्डिक्शन, रिट क्या होती है, एक तरीके की अपील, ठीक है जी, जो आप हाई कोर्ट में करते हो। और कौन कौन सी रिट्स हैं, किस किस आर्टिकल में, आर्टिकल 226 के अंदर 5 रिट्स हैं इसके पास भी, हाई कोर्ट के पास, जो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंदर है वही 5 रिट्स आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास है, ठीक है जी। वही 5 रिट्स आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास है। कौन कौन सी, हैबेस कॉर्पस, मेंडामस, सर्चुलरी, प्रोहिबिशन ऑफ कोवेरेंटो, ठीक है जी। हैबेस कॉर्पस, मेंडामस, सर्चुलरी, प्रोहिबिशन एंड कोवेरेंटो, ओके जी। ये बाद में हम पढ़ेंगे रिट्स आस्ते आस्ते, बाकी पॉलिटी की क्लास में तो आपको ये सब मिल ही जाएगा। तो इस पे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता, पिछली क्लास में बता चुका हूँ, सेम सिमिलर टॉपिक है, सेम चीज है, तो ज्यादा बीच में घुस जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आज कुछ एनर्जी लेवल मेरा लो हो गया, थका थका सा लग रहा हूँ, सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या है, मतलब सुस्ती नहीं कहेंगे, थकावट सी, मेंटली फ्रेश नहीं है, इसलिए अगर किसी को कुछ दिक्कत हो जाए क्लास में तो ज्यादा उसको पर्सनल नहीं लेना है, ठीक है जी, एडजस्ट करने की कोशिश करें। मेंटली अपसेट नहीं हूँ, थोड़ा सा सर भारी भारी लग रहा है, तो उस वजह से थोड़ा हो सकता है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आ जाती है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब अपील करने की, अपील सुनने की किसी भी मैटर में। कौन कौन से मैटर हो सकता है, सिविल मैटर हो सकता है और क्रिमिनल मैटर हो सकता है जिसमें हाई कोर्ट अपील सुनेगा किसी की। अच्छा, यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल मैटर्स की जो इंटरनल पॉइंट्स हैं मैंने वो भी रख लिए हैं, क्यों, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जाता हूँ, ये जितने भी मैं करा रहा हूँ जुरिस्डिक्शन वाले पार्ट्स, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन 226 आर्टिकल बता दिया, एपीलेट जुरिस्डिक्शन सिविल मैटर्स में कौन से आर्टिकल में आती है हाई कोर्ट के लिए, क्रिमिनल मैटर में कौन से आर्टिकल में आती है हाई कोर्ट के लिए, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल में आती है, ये सारी चीजें आपने खुद खोज ली है, कॉन्स्टिट्यूशन खोलना है, आइन खोलना है हिंदुस्तान का, उसमें आर्टिकल्स देखने हैं, ठीक है जी, ये आपका होमवर्क। चलिए नेक्स्ट,
सिविल मैटर्स। द सिविल अपील jurisdiction of High Court is as follows. ठीक है, फर्स्ट अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर्स जजमेंट्स of the district courts, additional district courts, other subordinate courts lie directly to the High Court on both question of law and fact if the amount exceeds the stipulated limit. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी लाइन है, सुनना चीज है। कोई भी ऑर्डर या जजमेंट अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई और सबऑर्डिनेट कोर्ट, पहले यहां तक पढ़िए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई ऑर्डर या जजमेंट पास करता है और लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है तो लोग सीधा जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं सिविल मैटर में। याद रखना, जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, तो समझ लेना केस कौन सा है, सिविल। इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये चीजें कोई समझाएगा नहीं बेटा, तो अच्छे से समझ लेना। देखिए, जब हम सिविल मैटर की बात करते हैं, ठीक है, जो कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट कहलाती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। जब हम क्रिमिनल मैटर की बात करते हैं, ठीक है, इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेशंस कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेशंस कोर्ट। जज साहब यही होते हैं जो यहाँ जज साहब बैठते हैं, यही जज साहब यहाँ भी बैठते हैं, लेकिन यहाँ जो केस सुनते हैं तो उस वक्त कोर्ट को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब वो क्रिमिनल केस सुनते हैं वो जज साहब, तो उस कोर्ट को कहा जाता है सेशंस कोर्ट। ये बात याद रखना, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमेशा किसके लिए होगा? सिविल मैटर के लिए। सेशंस कोर्ट जब बात आएगी तो किसके लिए होगी? क्रिमिनल मैटर के लिए। लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस चीज के लिए, ठीक है जी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब आप जब क्रिमिनल मैटर में देखेंगे तो यहाँ सेशन है, ठीक है, एडिशनल सेशन है, ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। एडिशनल है तो मुंसिफ वगैरह आ जाता है, वहां पर मजिस्ट्रेट आ जाता है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। चलो इतना समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मुंसिफ, ये हमेशा सिविल केस ही सुनते हैं। जज साहब वही होते हैं तीनों, मतलब यहाँ जज साहब एक होंगे, यहाँ जज साहब एक होंगे, यहाँ जज साहब एक होंगे, केसेस वही, सब जज भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो केसेस सुनेंगे वो सिविल केसेस सुनेंगे, लेकिन जब उन्हीं जज साहब की कोर्ट में कोई क्रिमिनल केस सुना जाएगा तो उस जज साहब को, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुना जा रहा है तो जज साहब की कोर्ट को कह दिया जाएगा सेशंस कोर्ट, और सेशन जज कहा जाएगा उनको। अगर एडिशनल जज साहब की में है तो एडिशनल सेशन जज क्रिमिनल में, ठीक है। मुंसिफ की जगह तो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। तो दो नाम होते हैं हर जज के, याद रखना। सिविल साइड का नाम अलग होता है, क्रिमिनल साइड का नाम अलग होता है, अच्छे से ध्यान में याद रखना। इसलिए मैंने आपको अलग से पढ़ाया कि जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस रेज होता है और उसकी अपील डायरेक्टली कहाँ जाती है, सॉरी, जब ऑर्डर या जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पास करता है तो उसकी अपील डायरेक्ट कहाँ जाती है? हाई कोर्ट के पास जाती है। लेकिन जब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट, यहाँ पर इसने लाई डायरेक्टली कहा है, इसलिए जब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट से जजमेंट या ऑर्डर पास होती है तो उसकी अपील अगर पॉसिबल हो सके तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है दायर की जाती है। मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट की अपील यहाँ दायर होती है, यहाँ दायर होती है, याद रखना इन दोनों के पास, ठीक है। पहला ये है। दूसरा इंस्टांस ये है कि अगर ऐसा कोई केस है जिसमें अपील जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट में की जानी चाहिए, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ऐसा कोई केस है, अगर उसमें अपील होती है तो वो अपील डायरेक्टली, प्रोविजन दिया हो कि उसकी अपील डायरेक्टली हाई कोर्ट में होगी, तो फिर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट की अपील सीधा डायरेक्टली हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। इसलिए इसने यहाँ लिखा अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट लाई डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट। बात आ रही समझ में? सबसे पहले इंस्टांस में सबऑर्डिनेट कोर्ट की अपील कहाँ होती है, मतलब अमूमन आमतौर पे कहाँ होती है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें प्रोविजन ये दिया गया है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर कोई जजमेंट या ऑर्डर पास करता है तो उसकी अपील डायरेक्टली कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट के पास जाएगी, तो फिर आप हाई कोर्ट के पास डायरेक्टली अपील कर सकते हैं, ठीक है। और बोथ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट इफ द अमाउंट एक्सीड्स द स्टिपुलेटेड लिमिट। तो यहाँ सिर्फ अमाउंट की बात की गई क्योंकि यहाँ तो किसी को सजा होती नहीं है, जुर्माना ही होता है। अच्छा, अपील क्यों जाएगी हाई कोर्ट के पास? अपील इसलिए जाएगी हाई कोर्ट के पास क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई ऐसे सिविल मैटर के ऊपर फैसला सुनाया है जिसकी वैल्यू, जिसकी कीमत इतनी है कि जितनी
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है सुनने की। मान लीजिए एक कोई केस आ गया, कोई एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक केस आ गया आपके पास, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है कि 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी का वो केस सुन सकते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास 10 करोड़ 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी को सुन सकते हैं। मुंसिफ के पास है कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी तक का केस सुन सकते हैं। सब जज के पास है 4 करोड़ की प्रॉपर्टी तक का केस सुन सकते हैं। अब क्या हुआ, मैटर ऐसा आ गया कि जब मैटर दायर हुआ तो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ही थी उस मैटर में, लेकिन जब फैसला सुनाया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो वहां पर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, मान लीजिए 20 करोड़ की प्रॉपर्टी नमूदार हुई, वहां 20 करोड़ की प्रॉपर्टी सामने आ गई। अब इस 20 करोड़ की प्रॉपर्टी को क्या होना चाहिए, डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर ही नहीं। तो इसीलिए इसकी अपील कहाँ जाएगी, सीधा हाई कोर्ट में जाएगी। खैर बीच में ज्यादा नहीं घुसना, आपने मुझसे वकालत करनी है, बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। आजा भाई आजा नीचे। ओके ठीक है जी। इसलिए इसने स्टिपुलेटेड लिमिट मतलब पैसे की लिमिट की बात की है इसने, ठीक है। सेकंड अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर सबऑर्डिनेट लाइड टू द हाई कोर्ट इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ नॉट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है सिर्फ, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी है। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होगा, लॉ के रिलेटेड वो क्वेश्चन है, मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कानून को, ठीक है, या कोई फैक्ट है उसको समझ नहीं पा रहे। फिर अपील लाई होती है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर। एक सेकेंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बेसिकली ये लाइट का कोई मसला हो गया था, मुझे लगता है कि शायद फिर से ना चली जाए। चलिए जहां तक चलता है चलाते हैं। कहाँ पहुंचे थे हम, हाँ यहाँ तक हमने कर दिया था। एक और अपील सिविल मैटर में हो सकती है, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में, कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट में एक ऐसा मसला आ गया है जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया है, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक पहला ये है जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ भी अराइज हुआ है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी अराइज हुआ है, ठीक। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ सिर्फ अराइज हुआ है, ठीक, तो वहां पे भी क्या होगा, हाई कोर्ट में अपील जाएगी। तीसरा, द कलकत्ता बॉम्बे मद्रास हाई कोर्ट है प्रोविजन फॉर इंट्रा कोर्ट अपील्स व्हेन ए सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड ए केस either under the original or appellate jurisdiction of the High Court, and appeal from such a decision lies to the division bench of the same High Court। कहता है कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनमें इंट्रा कोर्ट अपील्स का प्रोविजन मौजूद है। अब क्या होता है इंट्रा कोर्ट अपील, जरा इसको देखते हैं। देखिए इंट्रा एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ये दो लफ्ज समझिए। इंटर होता है बिटवीन टू बॉडीज, एक बॉडी और दो बॉडी, ठीक है। दो बॉडीज के बीच में जब कोई चीज होती है उसको इंटर कहते हैं। जैसे हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मैच। इंटर मतलब इंडिया और पाकिस्तान, दो कंट्रीज के बीच में। इंट्रा होता है एक ही बॉडी के अंदर। इंट्रा क्या हो गया, एक ही बॉडी के अपने अंदर, बाहर की कोई चीज नहीं है, ठीक है, अपने ही अंदर कोई चीज है। तो इंट्रा कोर्ट अपील का मतलब क्या हो गया, इंट्रा कोर्ट अपील का मतलब हो जाता है कि अगर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, सॉरी कौन सी कोर्ट है, कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास, ये तीन कोर्ट्स के पास प्रोविजन और किसी के पास नहीं है, याद रखना, कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट के पास ही ये प्रोविजन है। अगर इन तीन कोर्ट्स में से किसी एक, जो हाई कोर्ट होती है उसमें 17-18 कोर्ट्स होती है, बीच में ज्यादा भी होती कम भी होती है। मान लीजिए हाई कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 ने, कोर्ट नंबर 1 ने क्या कर दिया, कोई एक मैटर पास कर दिया, ठीक है जी, और कोर्ट नंबर और मैटर पास कर दिया, तो अब सॉरी कोर्ट नंबर 10 लिख लेते हैं, कोर्ट नंबर 10 ने एक मैटर पास कर दिया। अब ये बंदा उठता है, वो हाई कोर्ट के अंदर ही अपील कर सकता है। यहाँ पर क्या होता है, हाई कोर्ट के अंदर ही हाई कोर्ट की उस जज के खिलाफ अपील कर सकते हैं, और उसी हाई कोर्ट के दो जजेस क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। ऐसे एक और चीज बता देता हूँ, जब भी दो या दो से ज्यादा जजेस आपस में बैठते हैं कोई केस सुनने के लिए, उसको हम डिवीजन बेंच कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवीजन बेंच कहते हैं, याद रहे, ये डिवीजन बेंच है ना, यहाँ पर डिवीजन बेंच मतलब दो या दो से ज्यादा जजेस जब साथ में बैठ कर कोई केस डिसाइड करते हैं उसको हम डिवीजन बेंच कहते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैंने पहले ही कहा था कि लाइट का कोई मसला है,
एक सेकंड आप मुझे दे दीजिए इसको फिट करके। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बेसिकली बिजली का थोड़ा मसला था, चलो अब उसको हमने रिजॉल्व कर दिया उस इशू को, बिजली के इशू को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। और किसी को भी इनकन्वीनियंस हो गई हो तो उसके लिए हम पार्डन करते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बात कर रहे थे कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके पास इंट्रा कोर्ट अपील का प्रोविजन है। मतलब अगर एक ही कोर्ट के अंदर, एक ही हाई कोर्ट के अंदर कोई एक, मतलब किसी एक जज की कोर्ट कोई फैसला दे देती है तो उसकी अपील डिवीजन बेंच में जा सकती है। मतलब आप उसी कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ अपील कर सकते हो, रिव्यू रिवीजन नहीं, अपील कर सकते हो, अपील। और जिस मतलब कोर्ट में अपील की जाएगी वहां 2 या 2 से ज्यादा जजेस बैठेंगे। और मैंने आपको ये बता दिया कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा जजेस किसी भी हाई कोर्ट के अंदर बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठते हैं, उसको हम डिवीजन बेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब एक ही कोर्ट रूम होगा, 2 जजेस बैठे होंगे, 2 कुर्सियां लगेंगी और वो लोगों को सुनेंगे, उसको हम डिवीजन बेंच कहते हैं। 2, 3, 4, 5, 7, 13 भी लगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 13 जजेस की बेंच, ठीक है। इसको डिवीजन बेंच कहते हैं। Appeals from the decision of administrative and other tribunals lie to the division bench of the state high court। याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव या बाकी कोई ट्रिब्यूनल होगा, उनकी अपील हाई कोर्ट में जाती है, डिवीजन बेंच में। कहाँ जाती है? डिवीजन बेंच में जाती है हाई कोर्ट में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील नहीं जा सकती। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कौन सा हो गया? मान लीजिए कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये क्या है? सर्विस केसेस होते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। मान लीजिए किसी को नौकरी का केस है, किसी की कोई मतलब सस्पेंड हो गया, उसको कोई केस है, या किसी को डिसमिस कर दिया गया नौकरी से, उसका केस है। मतलब जो सर्विस रिलेटेड इश्यूज होते हैं ज्यादातर कैट में आते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ही होता है, जो सर्विस रिलेटेड इश्यूज है वो कैट में जाते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अगर यहाँ से कैट से कोई अपील आएगी तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगी, बल्कि सीधा हाई कोर्ट में जाएगी। और हाई कोर्ट में भी उनको कौन सुनेगा? डिवीजन बेंच। 2 या 2 से ज्यादा जजेस होने चाहिए उस केस को सुनने के लिए, डिवीजन बेंच के जजेस को सुनेंगे। सिंगल बेंच का जज जो है वो नहीं सुन पाएगा हाई कोर्ट के अंदर भी। कौन कौन से केसेस में? एडमिनिस्ट्रेटिव या बाकी ट्रिब्यूनल्स में, ठीक है। इन 1997 the Supreme Court ruled that the tribunal are subject to the writ jurisdiction of High Court. Consequently, it is not possible for aggrieved person to approach the Supreme Court directly against the decision of tribunal without first going to the High Court. सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये कहा कि अगर किसी ट्रिब्यूनल ने किसी भी बंदे के खिलाफ कोई केस कर दिया, ठीक है जी, और उसके पास इतना पैसा नहीं है, जरा नहीं को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सके, किसके लिए? उसके अपने राइट के लिए जो इन्फ्रिंज हुआ है, ठीक है। रिट नहीं कर सकता वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाकर, तो वो क्या करेगा? उस केस में वो रिट जो है हाई कोर्ट के अंदर करेगा, रिट पिटीशन फाइल करेगा हाई कोर्ट के अंदर कि भैया मेरे पास पैसे ऐसे इतने नहीं, मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाऊं, इसलिए आप सुनिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है और सुनकर उसमें फैसला भी दीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स में कौन कौन सी अपील होती है? यहाँ पर 2 दी गई है। एक है अपील फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द सेशंस कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट लाई टू द हाई कोर्ट इफ द सेंटेंस इज वन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years, ठीक है जी। जब भी सेशंस कोर्ट, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या फर्क होता है बता दिया मैं। सेशंस कोर्ट या एडिशनल सेशंस कोर्ट, जब भी ये 2 कोर्ट 7 साल से ज्यादा की सजा किसी को दे देते हैं, याद रखना 7 साल से ज्यादा, 7 साल से नीचे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 7 साल से नीचे खैर छोड़िए उसको, आई एम नॉट श्योर अबाउट 7 साल से नीचे क्या होता है। होती भी है अपील, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। अगर राइट इन्फ्रिंज होगा तो हाई कोर्ट में अपील होती है 7 साल से नीचे भी, लेकिन यहाँ पर 7 साल के लिए कहा गया कि अगर 7 साल की सजा सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट दे देता है किसी भी बंदे को लोअर कोर्ट से, ठीक है जी, तो उसके पास ये ओपन प्रोविजन है कि वो हाई कोर्ट के पास जाकर अपील करे और कहे कि भाई मेरे को सजा गलत मिली है, ठीक है जी। 7 साल से 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा अगर किसी को दी जाती है, उसके पास ओपन प्रोविजन, उसको कोई नहीं रोक सकता हाई कोर्ट जाने से, ठीक है। इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट ए डेथ सेंटेंस पॉपुलरली नोन एज कैपिटल पनिशमेंट, याद रखना जब किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, इसको हम डेथ पनिशमेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं?
कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है उसको, याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है आपको, डेथ पनिशमेंट को और क्या कहा जाता है, कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है, याद रखना अच्छे से। Awarded by the Sessions Court or an additional Sessions Court should be confirmed by the High Court before it can be executed, whether there is an appeal by the convicted person or not. बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इसको याद रखिएगा, अच्छे से देखिएगा कि अगर किसी इंसान को सेशन कोर्ट सजाए मौत सुनाती है, ठीक है, अगर किसी इंसान को सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट तो सुना ही नहीं सकती, ऐसे कैसे बोलती है, एडिशनल सेशन कोर्ट सजाए मौत सुना सकती है शायद, हाँ सुना सकती है, खैर जो भी है, सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट अगर सजाए मौत किसी को सुना देती है, वो असिस्टेंट सेशन कोर्ट होती है जिसमें से जो सिर्फ 10 साल की सजा सुना सकती है, सजाए मौत सुना सकती है, एडिशनल सुना सकती है, ठीक है। एडिशनल सेशन कोर्ट जो है या सेशन कोर्ट जो है अगर किसी भी इंसान को सजाए मौत सुना देती है तो वो सजाए मौत उस इंसान को तब दी जाएगी अगर हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा, चाहे वो बंदा जिसको सजाए मौत सुनाई गई है वो हाई कोर्ट के पास अपील लेकर जाए, अपील करे ना करे, हाई कोर्ट खुद से जब तक सेशन कोर्ट को लिखना पड़ेगा हाई कोर्ट को कि भाई मैंने इस बंदे को सजाए मौत दी हुई है तो आप इसको अप्रूव कीजिए, जब हाई कोर्ट अप्रूव करेगा तब उसको सजाए मौत मिलेगी। डायरेक्ट सजाए मौत सेशन कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी को दे नहीं सकता, बात आ रही समझ, सुना देगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मतलब उसको फांसी दी नहीं जाएगी तब तक जब तक हाई कोर्ट परमिशन ना दे, ठीक है। और इसमें क्या है, अगर बंदा अपील करे ना करे कोई मसला नहीं, जब तक हाई कोर्ट की कंफर्मेशन नहीं होगी आप किसी को सजाए मौत नहीं सुना सकते, ठीक है जी। मतलब ये एक ऑटोमेटिक अपील चली जाती है किसके पास, हाई कोर्ट के पास। इन सम केसेस स्पेसिफाइड इन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द अपील फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द असिस्टेंट सेशंस जज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अदर मजिस्ट्रेट जुडिशियल लाई टू द हाई कोर्ट। उसके बाद मतलब वो कहता है कि सीआरपीसी, अब तो इसकी जगह बीएनएसएस आ गया, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ठीक है जी, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता सीआरपीसी की जगह आ गई, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वो कहता है कि बाकी इसके अलावा जो सीआरपीसी के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जिस भी जज की, चाहे वो असिस्टेंट सेशन जज हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो या फिर मजिस्ट्रेट जुडिशियल हो, ठीक है, उनकी जो अपील है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में चली जाती है, हाई कोर्ट में ट्रांसफर की जाती है, ठीक है जी। उसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आई थिंक आज की क्लास यही करते हैं, बंद है ना, लंबा हो जाएगा, कल हम इसको पढ़ेंगे। हाई कोर्ट वैसे भी थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो आज की क्लास करते हैं खत्म। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और इन चीजों को अच्छे से देखिए, मैंने एक एक चीज बताई है, यही टर्म्स ही टर्मिनोलॉजीज पूछी जाएंगी, पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट। खैर इन बात दोबारा से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि सजाए मौत को क्या कहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, ठीक है। कितनी चीजें हैं इसमें जो मैंने पढ़ा दी अभी। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट सेशंस कोर्ट या एडिशनल सेशंस कोर्ट सुना सकता है हाई कोर्ट की परमिशन के बिना? नहीं सुना सकता। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है जी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।